हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार्ट। मैं शोभा सिंह लेकर आई हूँ हिस्ट्री की क्लास नंबर 4। इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इससे पहले भी मैंने 3 क्लास डाल दी हैं। उस क्लास में मैंने आपको प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया और प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में पढ़ाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में। सबसे पहले देखिए, विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। देखिए, जो लेखक थे, जो विदेशी यात्री आए थे, उन्होंने अपने लेखकों में क्या क्या लिखा, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किससे? लेखकों द्वारा लिखे लेख से। सबसे पहले देखिए, इन लेखकों में कौन कौन थे? यूनानी, रोमन और चीनी, ये यात्री सम्मिलित थे। सबसे पहले देखिए, भारतीय स्रोत में सिकंदर के आगमन की कोई जानकारी नहीं मिलती, ये आप जान लें। जो भारतीय स्रोतों में सिकंदर के आगमन की कोई जानकारी नहीं मिलती। जो भारत के जो लेखक थे, उन्होंने ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। यानी कि ये इस बारे में तो लिखा है विदेशी यात्रियों ने। यूनान के प्राचीन लेखकों में टेरियस और हेरोडोटस के नाम प्रसिद्ध है। यूनान के प्राचीन लेखकों में किस किस का नाम प्रसिद्ध है? टेरिस और हेरोडोटस। सबसे पहले टेरियस के देखते हैं। टेरियस ईरान का राजवेद था। टेरियस कौन था? ईरान का राजवेद था। हेरोडोटस कौन था? ये इसको इतिहास का पिता कहा जाता है और ये 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की किसने? हेरोडोटस ने, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। हिस्टोरिका लिखी हेरोडोटस ने। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और 5वीं सदी ईसा पूर्व में इसने हिस्टोरिका नामक किताब लिखी और उसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। आगे देखिए, सिकंदर के समकालीन जो लेखक थे वो कौन कौन थे? निर्याकस थे, ओनेसिक्रेट थे और अरिस्टोबुलस। सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजदूत आए जो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। यानी सिकंदर के बाद के जो लेखक थे, अभी सिकंदर के समकालीन जो लेखक है निर्याकस है, ओनेसिक्रेट्स है और अरिस्टोबुलस है। और सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजदूत हैं, मेगास्थनीस, डायमेकस और डायनोसियस के नाम उल्लेखनीय है, जो यूनानी शासकों द्वारा मौर्य दरबार में भेजे गए। यूनानी शासकों ने कहाँ भेजा उनको? मौर्य दरबार में भेजा। इनमें मेगास्थनीस सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इनमें सबसे ज़्यादा फेमस कौन था? मेगास्थनीस। को इम्पोर्टेंट है, मेगास्थनीस सर्वाधिक प्रसिद्ध था और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। क्वेश्चन बनेगा कि मेगास्थनीस कौन था? यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके दरबार में भेजा गया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया और मौर्य के दरबार में 14 वर्ष बिताए इसने। इसके द्वारा रचित है इंडिका। यानी कि मेगास्थनीस द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। में मौर्य समाज और संस्कृति का विवरण मिलता है। अगर क्वेश्चन आए मौर्य समाज संस्कृति का विवरण किस में मिलता है? इंडिका में मिलता है। इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीस से। मेगास्थनीस कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और कितने वर्ष तक रहा? 14 वर्ष बिताए। ठीक है, फिर देखते हैं डायमेकस। डायमेकस सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में काफ़ी दिन तक रहा। कहाँ आया? बिंदुसार के दरबार में। अब देखिए डायनोसियस। डायनोसियस मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। अशोक के दरबार में सबसे पहले हमने बात की थी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य के दरबार में आया मेगास्थनीस और फिर चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था बिंदुसार, उसके दरबार में कौन आया? डायमेकस। अब बिंदुसार का जो बेटा था अशोक, उसके दरबार में कौन आया? डायनोसियस। यानी कि मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के जो पोते थे अशोक, उनके दरबार में डायनोसियस आया। और टोलमी फिलाडेल्फस और किसने भेजा? टोलमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। यूनानी भाषा में लिखी गई टोलमी की जियोग्राफी और पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, जिसकी रचना 80 से 115 ईस्वी के बीच हुई थी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का
वर्णन मिलता है। देखिए, यूनानी भाषा में लिखी गई थी क्या? टोलमी की ज्योग्राफी। टोलमी भी एक लेखक थे और ये कहाँ के थे? यूनान के। ज्योग्राफी और पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी, इसकी रचना कब हुई थी? 80 से 115 ईस्वी के बीच हुई थी। पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी में भारतीय बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन मिलता है। ये पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी में भारतीय बंदरगाह के बारे में बताया गया है और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में बताया गया है। अब देखिए, नेक्स्ट है लेखक प्लिनी। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका इनकी बुक है, लैटिन भाषा में लिखी गई है, पहली सदी ईस्वी में लिखी गई थी। ये भारतीय पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी देती है। प्लिनी की नेचुरल से पता चल रहा होगा, प्रकृति के बारे में बताया गया है, भारतीय पशुओं और पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी देती है। अब देखिए, लैटिन भाषा में लिखी गई नेचुरल हिस्टोरिका से हमें भारत और इटली के होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है। नेचुरल हिस्टोरिका से हमें भारत और इटली के बीच जो व्यापार की जानकारी हमें मिलती है, भारत और इटली के बीच क्या व्यापार था उसके बारे में जानकारी मिलती है। ये नेचुरल हिस्टोरिका जिसको किसने लिखा? प्लिनी ने। और इसमें क्या था? इसमें पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों के बारे में लिखा गया था। और कहाँ की? भारतीय। और भारतीय और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी भी हमें इसी किताब से मिलती है। नेक्स्ट देखिए, चीनी यात्रियों के विवरण। चीनी यात्रियों में कौन कौन थे? उनमें थे, सबसे पहले देखिए, चीनी यात्री बौद्ध धर्म के मानने आए थे। अभी इससे आपको पता चलेगा कि चीनी यात्री किस धर्म को ज़्यादा मानते थे? बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इन यात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? फाहियान और हुएनसांग। फाहियान और हुएनसांग, यानी हुएनसांग को युआन चुआंग के नाम से भी जाना जाता था। और इत्सिंग का वर्णन है इसमें। चीनी बौद्ध धर्म के मतानुयायी थे। इन यात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण फाहियान, हुएनसांग और इत्सिंग का वर्णन है। ठीक है। फाहियान 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमदत्ती के समय भारत आया। फाहियान किसके समय में भारत आया? 5वीं सदी के बारे में चंद्रगुप्त विक्रमदत्त के दरबार में आया। ये देखिए, इनको ये उपाधि मिली थी विक्रमदत्त की, चंद्रगुप्त द्वितीय ही कह सकते हो आप, विक्रमदत्त की तो इन्हें उपाधि मिली थी। अब इसको मैंने ब्रैकेट में डाल रखा है। फिर देखिए, फाहियान ने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। फाहियान ने क्या काम किया है? फाहियान ने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला है, अपनी किताबों में बताया, अपने लेखों में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हुएनसांग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। इसमें कंफ्यूज मत होना कि हुएनसांग के दरबार में कौन आया और फाहियान के दरबार में कौन आया। फाहियान के दरबार में फाहियान किसके दरबार में आया? फाहियान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, हुएनसांग आया हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक। हुएनसांग है से हुएनसांग और है से हर्षवर्धन। यह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 5 वर्ष तक इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। भारत में रहा 5 वर्ष तक और नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया, पढ़ाई की। हुएनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत सियू कीन की पुस्तक है के नाम से जाना जाता है। हुएनसांग की एक पुस्तक है, उन्होंने जो यात्रा की थी भारत की, उस पुस्तक का नाम है सियू की के नाम से जाना जाता है। इस किताब में 138 देशों का विवरण मिलता है। सीयू की किताब में 138 देशों का विवरण मिलता है। फाहियान और हुएनसांग दोनों बौद्ध थे और बौद्ध तीर्थ का दर्शन करने तथा बौद्ध धर्म का अध्ययन करने ही भारत आए थे। फाहियान और हुएनसांग मैंने अभी बताया था, बौद्ध धर्म के मतानुयायी थे, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले, और वो बौद्ध तीर्थ का दर्शन करने, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने कहाँ आए थे? भारत आए थे। आगे देखिए, फाहियान 14 वर्ष तक भारत में रहा, मैंने भी बताया था। इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया। यह बहुत समय तक विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। इसने बौद्ध शिक्षा संस्था और भारतीय की वेशभूषा, खान पान आदि के विषय में लिखा है। इत्सिंग ने किस बारे में लिखा है? बौद्ध शिक्षा के बारे में, संस्थाओं के बारे में, भारतीयों की वेशभूषा, खान पान आदि के विषय में लिखा है। फिर देखिए, सातवान लीन ने हर्ष के पूर्वी अभियान के बारे में बताया। चाओजू कुआ ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है हुएनसांग का ही है।
चीनी यात्रियों में जो सर्वाधिक महत्व है हुएनसांग का है, जो हर्षवर्धन के काल में भारत आए। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्व हुएनसांग का और उसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा गया, हुएनसांग को। अरब यात्रियों के वृत्तांत, अरब यात्रियों तथा लेखकों के विवरण से हमें पूर्व मध्यकालीन भारत के समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। अरब यात्रियों के वृत्तांत, अरब यात्री तथा लेखकों के विवरण से हमें पूर्व मध्यकालीन, यानी कि जो अरब यात्री थे वो उन्होंने किसके बारे में, मध्यकालीन भारत के बारे में बताया और समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी मिली। और जो है चीनी लेखकों से या यूनानियों से हमें मिली प्राचीन, यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी। इन व्यापारियों एवं लेखकों में मुख्य हैं, देखिए मध्यकालीन भारत में अगर आप जाओगे तो व्यापारी और लेखकों में मुख्य हैं अल-बरूनी, सुलेमान और अल-मसूदी। अरबी लेखकों में अल-बरूनी का नाम प्रसिद्ध है। 11वीं शताब्दी में वह महमूद गजनवी के समय भारत आया। अल-बरूनी की पुस्तक तहकीक-ए-हिंद, अल-बरूनी की पुस्तक है तहकीक-ए-हिंद अर्थात किताबुल हिंद में क्या है, राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर इसने सुंदर प्रकाश डाला है। अगर मध्यकालीन भारत की जानकारी आपको लेनी है तो आपको मिलेगी अरब यात्रियों से जानकारी, और उन अरब यात्रियों में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है अल-बरूनी। अल-बरूनी की कोई एक किताब है तहकीक-ए-हिंद, किताब उल हिंद, जिसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर उसने सुंदर प्रकाश डाला है। अल-बरूनी महमूद द्वारा बंदी बनाया गया था। बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे राज ज्योतिषी के पद पर नियुक्त किया कर दिया गया। देखिए अल-बरूनी महमूद द्वारा बंदी भी बनाया गया और बाद में उसकी जो योग्यता थी, उसकी अच्छाई से प्रभावित होकर उसे राज ज्योतिषी की, यानी कि उसकी जो एजुकेशन मतलब कह लो या फिर उसके अंदर जो शिक्षा, उसके अंदर जो ज्ञान था, उसको देखते उसे राज ज्योतिषी के पद पर नियुक्त कर दिया। अल-बरूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था, इसीलिए इसको योग्यता अच्छी थी माना गया, इसीलिए इसे राज ज्योतिषी बना दिया गया। और इसे गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी, संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। वह गीता से विशेष रूप से प्रभावित था, जिसमें है श्री कृष्ण के उपदेश, गीता किताब है, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। 9वीं शताब्दी में भारत आने वाला अरब यात्री सुलेमान, जिसने पाल और प्रतिहार शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दशा का वर्णन किया है। देखिए इसने पाल और प्रतिहार शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दशा का वर्णन किया है। बगदाद यात्री अल-मसूदी 10वीं शताब्दी में भारत आया, उसने राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी दी है। इसके अलावा कुछ फारसी लेखकों के विवरण भी प्राप्त होते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है फिरदौसी कृत शाहनामा, ये फारसी लेखक थे। और अरबी लेखकों के बारे में मैंने अभी बताया, अल-बरूनी, सुलेमान, अल-मसूदी, और इन्होंने क्या क्या कार्य किए वो मैंने अपनी पूरी वीडियो में बताया है। ध्यान से 1-2 बार देखोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसके अलावा कुछ फारसी लेखक थे फिरदौसी, जिनकी पुस्तक थी शाहनामा, मिनहाज उस सराज किताब है तबकात ए नाशिरी, ज़ियाउद्दीन बरनी और किताब है तारीख फिरोज शाही। देखिए आज की क्लास में मैंने आपको विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में बताया। अभी इतना एक्सप्लेन नहीं किया है, डीपली नहीं बताया, लेकिन विदेशी यात्रियों का क्या कार्य था, वो किस लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ हम उन्हें क्यों पढ़ रहे हैं, इस बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। इससे अगली क्लास में मैं आपको आगे का पढ़ाऊँगी। तो चलिए देखते हैं।